नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सबसे बड़े अखाड़े में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी के तहत आज किसानों ने देश भर में टोल प्लाजा फ्री करने का आह्वान किया था, जिसके चलते कुछ टोल प्लाजा तो फ्री हो गए, लेकिन कई जगह पर इसका कोई असर नहीं देखा गया। वहीं देश के किसान अपनी मांगों पर इस कदर अड़े हुए हैं कि वो सिर्फ अब यही चाहते हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। इस काले कानून को किसी भी कीमत पर वापस लेना चाहिए। ऐसे में अब सभी किसान यूनियनों के नेता सिंघू बॉर्डर पर 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे और किसानों ने साफ कर दिया है, दो टूक कह दिया है कि हम संशोधन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज किसानों को समझाने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की, वो भी लेकिन बेअसर ही साबित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किस ओर जा रहा है किसानों का ये महा आंदोलन, आज करेंगे इसी पर चर्चा। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार भी तैयार नहीं है। ऐसे में जनतंत्र टीवी के कुछ सवाल है, जिनमें से पहला सवाल ये कि क्या सरकार और किसानों के बीच सुलह का कोई फॉर्मूला है? अगर है तो वो क्या है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसे पर किसान कर पाएगा विश्वास? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि किसान संगठनों के अंदर दरअसल ये चल क्या रहा है? और एक और अहम सवाल जो खड़ा हो रहा है इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, वो ये कि बातचीत से अगर बात नहीं बन पा रही तो फिर आखिरकार और क्या हल हो सकता है और क्या रास्ता निकल सकता है? आखिरकार इस समस्या का समाधान फिर कैसे निकल पाएगा? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता कमर अली इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव और किसान नेता मुकेश पवार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुकेश पवार जी, आप किसान नेता है, शुरुआत आप इससे होगी क्योंकि इस समय आप लोगों का जबरदस्त तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, आज 17 दिन हो चुके हैं आपके आंदोलन को, लेकिन कुछ भी हल निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में तमाम तरह के आरोप भी अब आपके आंदोलन के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि क्या ये पिकनिक स्पॉट बन गया है एक तरीके से, या फिर कोई इसको पीछे से खेल खेल रहा है, कोई पीछे से किसी और का दिमाग इस आंदोलन के पीछे चल रहा है। आखिरकार ये आंदोलन कहाँ जाता हुआ? क्योंकि ना आप लोग पीछे हटने को तैयार, ना सरकार। आप अपनी मांगों पर अड़े हुए, सरकार अपनी मांगों पर अड़े हुए, तो ऐसे में हल कैसे निकलेगा? जी, आपने सही कहा कि अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चूंकि एक आंदोलन किसान का है और किसान पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके से वो खेती करता है, जिस तरीके से वो अपनी फसल को बोता है, वो अपनी धरती को माँ बोलता है, उसी तरीके से वो आंदोलन में आया हुआ है। और हमको तो बोला गया है, हमारे घर वालों ने बोला कि आप भाई 4 रोटी आप घर पे खाते हो, 4 रोटी आप आंदोलन में खाना, लेकिन वापस मत आना, क्योंकि इस आंदोलन में ये महज एक आंदोलन किसान का नहीं है। इस हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का, हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब एक ग्राहक की बात करते हैं तो पूरा जो किसानों की जो पूरी फसल है उसका पूरा फर्क उसका एक ग्राहकों तक पड़ता है। तो सीधी सी बात है, ये आंदोलन किसान आंदोलन ना होते एक जन आंदोलन बन चुका है। जन आंदोलन तो बन चुका है, लेकिन ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ आंदोलन के नाम पर या फिर सड़कों पर बैठने के नाम पर तो आप लोग यहाँ पर नहीं है। आप लोग जिन समस्याओं को लेकर है, उनके हल को लेकर है, वो हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। 17 दिन से बातें होती हैं, राउंड्स पर राउंड्स चलते हैं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिरकार आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? बातचीत का जरिया अगर नहीं अपनाएंगे तो फिर कैसे समस्या का समाधान हो पाएगा और क्या रास्ता नजर आ रहा है फिर? बिल्कुल, हम आपने बोला बातचीत, हम संवाद करने के लिए तैयार है। और हमको पता है कि अहिंसक तरीके से और प्रेम पूर्वक जब कोई आंदोलन चलता है तो वहाँ पर संवाद की पूरी गुंजाइश होती है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है, क्योंकि ये 5 जून को जब अध्यादेश लेकर आए हैं तो इस बीच कई सारे अलग अलग स्टेट में आंदोलन हुए हैं। हमने खुद ने 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा मध्य प्रदेश में की है, लेकिन उस समय तक काफ़ी किसानों को पता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो जागरूकता बढ़ी, जैसे ही ये किसान ने दिल्ली की तरफ कूच किया, वहाँ पर सारी चीज़ें जब उन्होंने देखा है कि हमें कहीं ना कहीं ये फसल का भाव में मिलना चाहिए, और उस भाव को लेकर जब वो कानूनों से, बिलों से वो जुड़े तो उनको वहाँ पर समझ में आया कि हमें ये आंदोलन हमारे लिए है। तो धीरे धीरे इसमें किसान जुड़ रहा है। ये अलग बात है कि उसको बरगलाया जा रहा है, कि कोई ये बोला जा रहा है कि बदनामी के नाम से उसको अलग अलग रास्ते पर भटकाया जा रहा है, लेकिन इसमें भटकाने जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि सारा किसान वहां से जुड़ा हुआ है। हाँ, कई सारे किसान क्या है, उनके पास ये माध्यम नहीं होते हैं। ये भी आपने कहा कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। जी, सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार फिर मामला फंस कहाँ जाता है। चलिए ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन अब तो आप लोगों की तरफ से धरने की बात कह दी गई है, 14 दिसंबर को बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन की बात कह दी गई है, भूख हड़ताल की बात कह दी गई है। अब आगे कैसे बनेगी बात फिर?
बात चूंकि इन्होंने हमको उसी बात को संशोधन के नाम पे ये घुमाया जा रहा है। एक्चुअली सीधा सा हमारा कहना है कि ये जो तीनों बिल है, एपीएमसी एक्ट को जिन्होंने कम किया है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से लेकर आए हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा एसेंशियल कमोडिटी 1955 को इन्होंने पूरा खत्म करके एकदम खोल दिया। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। एक्चुअली किसान को उसकी फसल का उचित भाव मिले, उस साथ में एक लाइन ये जोड़ दिया जाए कि समर्थन मूल्य कानून उसको बना दिया जाए। यही तो हमारी मांग है। अब इसमें अगर वो नहीं मांगेंगे, घुमा घुमा के अगर उसको अलग अलग तरीके से आंदोलन को कहीं और ले जाने की ये अगर बात करेंगे तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिर किसानों को भी सड़क पे और ज्यादा संख्या में आना पड़ेगा, और वो आ भी रहे हैं। कमर जी, सुना होगा आपने, मुकेश जी ने तमाम पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं। क्या जवाब होगा आपका, क्योंकि आप लोगों की केंद्र में सरकार है और कहीं ना कहीं किसानों के बाद जो दूसरा रास्ता यहाँ से अगर कहीं से निकल रहा है इस समस्या का, तो वो आप लोगों से ही निकलेगा। तो ऐसे में आप दोनों के बीच की जो टकराव की स्थिति है उस पर किस निष्कर्ष पर पहुंचती हुई सरकार नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता भगवान समान होता है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बिल्कुल प्रयास किया कि बातचीत हो, गृह मंत्री जी ने बातचीत करी, कोई टकराव वाली स्थिति नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं, टकराव कुछ नहीं है। किसान भाई ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं, सरकार भी अपनी बात कर रही है। कल फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे, देखिए हल निकल आएगा। परिवार में तमाम चीजें होती थी, मसाइल होते हैं। कुछ किसान भाइयों को शुरू में ये समझाया कि ये मंडियां खत्म की जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद देखा कि सबसे बड़ा किस बेसिस पर ये उम्मीद है कमर जी, आप किस बेसिस पर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगले दौर की बैठक होगी और कोई हल निकल जाएगा? क्योंकि 6 राउंड्स की बैठक हो चुकी है और ढाक के 3 पात इस समय नजर आ रहा है। ऐसे में कोई तो ऐसा कदम होगा, कोई तो ऐसा क्लू पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर आप ये बात कह रहे हैं, ये उम्मीद जता रहे हैं, जरा बता दीजिए। बेशक उम्मीद है, बेशक बिल्कुल उम्मीद है। बातचीत से ही देखिए सारी समस्या का समाधान होता है। बातचीत होना बहुत अच्छी बात होती है, अच्छे वातावरण में बातचीत हो रही है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा कि सबसे बड़ा सूबा है हमारा हिंदुस्तान का, 24 करोड़ का। आपने देखा कि हम लोग जो वादा करते हैं वही करते हैं, जो वादा वही निभाते हैं। आपने देखिए किसान भाई जो थे, जो कर्जा थे 1 लाख रुपया, उनका हमने कर्जा भी माफ किया किसान भाइयों का। और किसान भाइयों की आपने स्थिति देखी यूपी के अंदर की, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, मुझे यूं कहना पड़ रहा है कि सबसे बड़े सूबे में किसान भाई कर्जदार थे और उनको 1 लाख रुपया कर्जा माफ किया। आपने देखा महोबा में घास की लोग रोटी खाते थे, पानी कितना, बुंदेलखंड में आपने देखा क्या हालात थे, क्या सूखे थे। देखिए इन लोगों ने क्या किया कि जो भी पार्टियां जो भी अब तक सरकार में रही, उन्होंने किसान भाइयों का हक मारा और किसान भाइयों के साथ हमेशा कर्जदार बनाया। आप ही बताइए, जो कांग्रेस ने 65 राज किया, जो भगवान था उसको कर्जदार बना के छोड़ के गए। 15 साल तक समाजवादी ने राज किया उत्तर प्रदेश में लगभग, वो भी किसान भाइयों कर्जदार बना के गए। हम किसान भाइयों कर्जदार बनाने में हम तो माफ करने वाले लोग हैं। हम तो ये कहते हैं बराबर अन्नदाता सड़कों पर आप लोगों के खिलाफ क्यों है? आप लोगों के खिलाफ नारेबाजी क्यों हो रही है? आप लोगों के आगे अन्नदाता आज हाथ पसारने के लिए मजबूर क्यों हो गए हैं? देखिए, उनको हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अन्नदाता है वो भगवान समान हमारे लिए हैं। आपने देखा एक सूबे की सरकार इस तरह से जो कर रही है, उनको एक व्यवस्था, जब एक चीज है, जो भी लोकल प्रदेश की सरकारें होती हैं, उनके क्या एमएसपी होती है, एमएसपी से सौदे को खरीदा जाता है। तो पंजाब सरकार जो है सिर्फ आंदोलन को हवा दे रही है, सिर्फ हवा दे रही है पंजाब सरकार, और क्या कर रही है इसके अलावा? अरे किसान भाइयों, गलत इस्तेमाल ना करिए अन्नदाता है। आप भगवान को बरगलाने चले, क्यों बरगला रहे हैं? आइए हम बैठ बात करते हैं, बात उसका हल सुरेंद्र जी, सुना आपने ये सीधा सीधा आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर, यानी कि कुल मिलाकर गतिरोध सरकार और किसानों के बीच है। लेकिन जिस तरह से ये गतिरोध लंबा खिंचता जा रहा है, जिस तरह से आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, कहीं ना कहीं अब आरोप विपक्ष पर लगते हुए कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। शिल्पा जी, इन लोगों की तो पुरानी आदत है कि जब किसी आंदोलन को, किसी बात को, किसी चीज को, किसी भी चीज को जब ये लोग नहीं संभाल पाते हैं तो पहले पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर चीन के ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर खालिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं। जब वो सारी चीजें नहीं हो पाती तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, किसान मेरा भगवान है, और उस भगवान को लाठी से भी पीटते हैं, डंडे से भी पीटते हैं, आंसू गैस भी उस भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, और उसी भगवान के ऊपर जाड़े में वो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भगवान को प्रसाद चढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, आपके सामने है। और 30-30 फीट गहरे गड्ढे खोदते हैं कि इनका भगवान अपने भक्त यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली में ना पहुंच पाए। किसान दिल्ली तो पहुंचना चाह रहा था,
अपने भगवान को दिल्ली से पहुंचने से रोकने के लिए इन्होंने रास्ते में नक्सलियों की तरीके से 30-30 फीट के गड्ढे खोदे। आपके सामने है कि कौन भगवान मानता है और कौन क्या मानता है। मैं आपसे 2-3 बातें, ये सब इधर उधर की बातें लोग करते हैं कि कांग्रेस का हाथ, उसका हाथ, इनका हाथ। एक तरफ भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान बड़ा भोला है, भगवान सब जानता है, भगवान ने हमको बनाया, हमने थोड़े भगवान को बनाया। आप किसान को किसान के रूप में बात करें, और बात करें तो कुछ मुद्दों की सही जानकारी दें। नंबर 1 कि जब प्राइस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2011 में थे और जिसने कहा था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की कमेटी जिसके वो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। ठीक है, तो आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या वो अनुशंसा नहीं लागू होनी चाहिए? किसान इसके अलावा क्या मांग रहा है आपसे? किसान एक ही चीज तो कह रहा है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दीजिए, और यही बात नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, शरद पवार जी ने कमेटी बनाई थी, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए, किसान क्या कह रहा है आपसे? किसान कह रहा है कि साहब, जो आपने एपीएमसी एक्ट में, जो आप एपीएमसी एक्ट के खत्म करके मंडियों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि मंडियों में क्या होता है कि क्रेता जब किसान से सामान खरीदता है मंडियों में, तो क्रेता को एक 7% शुल्क देना पड़ता है, और जिससे मंडियां चलती हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स, अडानी और अंबानी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को एक नए पैसे का भी शुल्क नहीं देना है। हाँ। तो जब एक तरफ 7% शुल्क क्रेता देगा, दूसरी तरफ 1% भी नहीं देगा, तो प्राइवेट प्लेयर्स के अगेंस्ट में मंडियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। और उसी शुल्क से स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट होते हैं, रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि पंजाब में 736 करोड़ रुपए लास्ट ईयर में ये क्या नाम मंडी शुल्क सरकार को मिला था, हरियाणा में 600 करोड़ से ऊपर मिला था, और राजस्थान में मिला था 600 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश में भी 400 करोड़ से ऊपर का शुल्क मिला था मंडियों से। तो हमारा ये कहना है कि जिस शुल्क से, यानी जो क्रेता से, एफसीआई से लिया जाता है, अडानी अंबानी या छोटे व्यापारियों से लिया जाता है, उस शुल्क को जब वो मंडी से बाहर खरीदेंगे प्राइवेट व्यापारी, तो उस शुल्क से आप मुक्ति कर देंगे। तो ये तो बड़ी गलत बात, मंडियां अपने आप खत्म और प्राइवेट प्लेयर अपने आप खत्म। और दूसरी बात मैं आपसे जो सबसे बड़ी चीज कहना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए जी। अब आप आ जाइए, किसान का जो आंदोलन है ना शिल्पा, वो इस तरीके का है कि पंजाब के बराबर की एमएसपी बिहार के किसान को भी मिले, और भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हम पंजाब के किसान को क्या नाम बिहार के किसान के बराबर रेट देंगे। बिहार के किसान को पंजाब के किसान के बराबर नहीं देंगे, क्योंकि किसान का जो पंजाब का किसान एमएसपी पे बेचता है, और बिहार का किसान ने आज तक एमएसपी देखी ही नहीं। 600, 700, 800 रुपए में मक्का बेच रहा है। तो ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी सफेद ही नमक भी है और सफेद ही चीनी भी है, और किसानों को नमक खिला खिला के कहती है कि नहीं साहब चीनी खिलानी है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने ये जो वाजिब सवाल उठाया है, इसका जवाब मैं कमर अली जी से लूंगी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लेकिन आपसे मैं एक सवाल उससे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपना 2013 का मैनिफेस्टो याद है? क्योंकि उसको लेकर भी आप लोगों की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं शिल्पा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और निश्चित तौर पे आप एज ए एंकर के रूप में बधाई की पात्र हैं, आपका चैनल भी बधाई का पात्र है। आप 2013 का भी, 2013 का नहीं 2014 का मैनिफेस्टो है, और आप 2019 का मैनिफेस्टो भी उठाइए, और उस मैनिफेस्टो का पेज नंबर 11 उठाइए, जिस पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, और पॉइंट नंबर 11 से लेकर पॉइंट नंबर 20 तक हिंदी में आप स्वयं पढ़ लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर दीजिएगा। हमने एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात नहीं की थी, संशोधन करने की बात की थी। हमने कहा था कि मंडियों के साथ साथ हम जो है मंडी मार्केट बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में 29 गांवों में एक मंडी है, एक किसान क्रय केंद्र है, और पंजाब में 2 गांवों में एक किसान क्रय केंद्र है। तो हमारी मंशा मंडियों का विस्तारित करके, मंडियों के नीचे कुछ मंडियां डाल करके 2 गांवों में एक मंडी करने की थी। और इन लोगों की है, इन लोगों ने कहा कि हम मंडी एक्ट को ही अबॉलिश करना चाहते हैं, वो गलत है। दूसरी बात, शरद पवार जी के जिस लेटर को लेकर के ये बात कर रहे थे, उसी लेटर की मैं आपको बात बता दूं जिसको ये बहुत चिल्लाते हैं। उस लेटर में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि एपीएमसी एक्ट को
आज के हिसाब में बनाने के लिए राज्य स्वतंत्र है, यानी किसान का जो मूल्य है वो राज्य तय करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, और आप जो हैं उनकी मंडी एक्ट में जो भी संशोधन करना चाहें वो संशोधन करके हमें दें ताकि हम उन संशोधनों को कर सकें। यानी हमने तो फेडरल स्ट्रक्चर को इज्जत दी, नरेंद्र मोदी जी से भी कहा, हुड्डा जी से भी कहा और बादल साहब से भी कहा। क्या यहाँ पर समाधान आप लोगों से नहीं निकल पा रहा है और उसका ठीकरा कांग्रेस पर यानी कि विपक्षी दल पर फोड़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने तो संशोधन की बात कही थी, लेकिन उसे आप लोगों ने इस तरीके से लोगों के सामने पेश कर दिया है, किसानों के सामने पेश कर दिया है। बाकायदा लिखा पढ़ी में सब चीज लिखित में। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई है। कमर जी सब चीज लिखित में। कमर जी देखिए, सुरेंद्र भाई डायरेक्ट चले गए। अंबानी अडानी इन लोग पास कोई काम ही नहीं अडानी अंबानी का। अभी 6 साल सरकार हमारी हुई है, ये अडानी अंबानी भाई आपके वक्त फले फूले हैं। समाजवादी ने अनिल अंबानी को राज्यसभा भेजा था, तो ये अडानी अंबानी की आप लोगों ने उनको बैठाया सर के ऊपर, आपने उनको कारोबार पूरी दुनिया के अंदर दिया है। तेल का जो रेट था डीजल का आपने बाजार के हवाले कर दिया था। किसने किया था भाई मेरे सुरेंद्र भाई, किसने किया था? ये जो रेट किया था, जो खुली बाजार में कर दिया था, अप डाउन सिस्टम आपने पेट्रोल डीजल का मत कीजिए कमर भाई, किसान पर नहीं, जो किया डीजल पर अलग से बहस कीजिए। वो लोग भुगत रहे हैं, अब आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर नजर बताइए, इस पर जवाब दीजिए, इस पर नजर रखिए। कमर जी किसानों की बात कीजिए, यहाँ पर डीजल पेट्रोल की इस समय छोड़ दीजिए, एमएसपी पर इस समय बात चल रही है, किसानों को ऊपर जो मंडियों को लेकर आपत्ति है उस पर बात चल रही है। जब अडानी अंबानी की बात करेंगे तो जवाब भी लेंगे शिल्पा जी, ऐसा नहीं है कि जब बात निकलेगी तो बात का जिक्र आएगा, जिक्र में जवाब भी होगा। जब ये पेट्रोल डीजल जो है बेच के हिंदुस्तान को गए हैं, अप डाउन करके गए हैं, तो ये किसने किया? कांग्रेस ने किया है ना। आप बहुत शिल्पा जी इस पर बहस करनी हो तो हम इस पर भी बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये विषयांतर करेंगे तो आपके चैनल का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। अगर इनके पास जवाब नहीं है तो किसानों से हाथ जोड़ करके माफी मांग ले, लेकिन जवाब अगर है तो जवाब दें और विषय पर रहे। अडानी अंबानी कमर जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी लगातार बने हुए हैं और एक बार फिर से मुझे वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल जी अब जरा ये बताए, किसान को समृद्ध करने की, उन्हें खुशहाल करने की बात तमाम पार्टियां कहती हैं, लेकिन अंततः क्या हाल हो रहा है किसान का वो हर कोई देख रहा है। क्या वजह मानते हैं और आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन 17 दिनों से चल रहा है वो आगे किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? शिल्पा जी, सबसे पहली चीज ये है कि कमर भाई कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हमेशा जब बात करेंगे तो बहकाने वाली इधर उधर मुद्दे से हट जाते हैं। तो इनको कहिए कि मुद्दे पर रहा करें और मेरिट की बात किया करें, समय बर्बाद ना करें देश का। बोलिए। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि किस सरकार ने किस तरीके की चीजों को पेश किया, कांग्रेस ने पेश किया था, लेकिन जो सुरेंद्र भाई से मैं सहमत हूं कि उन्होंने संशोधन की बात कही थी और उनका संशोधन और इनके विधेयक में जमीन आसमान का अंतर है। ये कमर भाई समझ पावे अगर तो मैं फिर समझाऊं पूरी तरह से इनको। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात इतनी सी है कि एमएसपी का निर्धारण आप क्यों नहीं कर देना चाहते हैं? आप कर दीजिए। किसान तो यही मांग रहा है कि हमको आप हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे फेडरल स्ट्रक्चर में एक जैसा दे दीजिए, और आप जब उसको एक जैसा दे देंगे, कानूनी मान्यता दे देंगे, तो जो कारपोरेट और या जो आपने इसमें कारपोरेट घराने जो किसानों से अब समव्यवहार करने के लिए आ रहे हैं, एमयू से सिग्नेचर्स होने हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के बीच में, कम से कम उनको कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी कि 15 रुपए, अगर 22 रुपए की चीज 15 रुपए में वो खरीदता है तो वो न्यायालय में जाके एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करवा सकेंगे। और ये चीज मोदी जी पहले से कहते आ रहे थे, पता नहीं उन्होंने जब बिल प्रस्तुत किया तो किसानों के लिए कहते हैं कि हमने आपके लिए किया, लेकिन दिखाई देता है कि वो चुनिंदे पूंजीपतियों के लिए उन्होंने कर दिया। जिस वॉलमार्ट का कांग्रेस के समय में बाकायदा आदरणीय सुषमा स्वराज स्वर्गीय विरोध कर रही थी और उनका भाषण मुझे एक एक शब्द कामा बाई फुल स्टॉप याद है कि उन्होंने इस बात को कहा था कि कांग्रेस अगर इस तरीके का वॉलमार्ट लेकर के आती है तो देश को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा और देश का जो किसान है, जो अड़तिया है, वो समाप्त हो जाएंगे। और एक छोटा ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा।
17 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। गतिरोध सरकार और किसानों के बीच में वो भी बरकरार है। ऐसे में तमाम तरह की कोशिशें हो रही है कि किसी भी तरीके से दोनों पक्षों के बीच में सुलह हो जाए, कोई बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन वो रास्ता ही है जो अब तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या होगा वो रास्ता, क्या होगा वो तरीका जिसके जरिए एक कदम आगे बढ़ा जा सकेगा? फिलहाल तो 14 तारीख को भूख हड़ताल का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में सरकार पर ये लोग कितना दबाव बना पाएंगे, सरकार की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए हमारे साथ किसान नेता लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, 14 तारीख को आप लोग भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, दबाव की रणनीति के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं आपकी, कितना असर, किस हद तक असर इसका हो पाएगा? शिल्पा जी, जैसे आपने कहा कि भूख हड़ताल पे जो किसान बंधु और हम सब जा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये कि भूख हड़ताल एक्चुअली अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर जब हम भूख हड़ताल को करते हैं तो बड़े बड़े जो राजनीतिक दबाव है, जैसा अभी मैं सुन भी रहा था, सभी नेतागण अपनी अपनी बात रख भी रहते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य कानून की जब हम बात कर रहे थे उस पर वो घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से लेकर आते हैं। भूख हड़ताल का उद्देश्य है कि अहिंसक तरीके से सामने वाले का हृदय परिवर्तन करके हम अपनी बात कम से कम उसके हृदय तक पहुंचे, क्योंकि जब तक हम इस तरीके से हम सारे किसान बंधु को नेता लोग अपने पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़कर, वोट और नोट को छोड़कर जब तक वो किसान की मांग पर नहीं आएंगे तब तक ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा दूर हो जाएंगे। वो जिस तरीके से आप लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें कूद पड़ी थी और उसके बाद फिर तमाम तरह के आरोप भी आपके आंदोलन के ऊपर लगे थे कि सब राजनीतिक दल अपने अपने हितों को साधने के लिए कहीं ना कहीं इसके पीछे अवसर ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा आउट ऑफ ट्रैक आंदोलन होता जा रहा है। क्या अगर भूख हड़ताल के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला तो? नहीं, इसमें क्या हुआ कि जब हमने स्थानीय स्तर पर लोगों से अभी हमने बात की और मैं पिछले 8 दिन से यहाँ पर किसान आंदोलन में शामिल हुआ हूँ और मैं ऑलरेडी 2 महीने पहले एक यात्रा के माध्यम से 5000 लोगों से हमने अलग अलग स्तर पे जब बात की थी, उनकी यही मांग थी। लेकिन अब इस बीच अगर कोई आदमी पॉलिटिक्स करता है, अपनी चीज़ें अवसर देखता है, अगर वो जब उसके पैर खिसकते हैं, वो देखता है कि भाई ये हमारी ज़मीन हमारे पाँव के नीचे से जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, दूसरी तरफ इतनी खाई बना दी है कि यहाँ हम रोड पे भी खाई खोद दी है और विचारों में भी खाई खोद दी है। किसान कहाँ खड़ा है, नेता कहाँ खड़ा है, उनकी चीज़ें कहाँ हैं, अगर इसको हम सही तरीके से समझे। ऐसे में मुकेश जी, इसी खाई को तो पाटने के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी सामने आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत आसान शब्दों के साथ किसानों को मनाने की, उन्हें समझाने की, उन्हें ये बताने की कि देखिए किस तरह से ये तीनों कृषि कानून आप लोगों के हित में है, आप लोगों के लिए नए बाजार खुल जाएंगे, आप लोगों को पहले से ज़्यादा आज़ादी मिल पाएगी। मंडियों को लेकर जो आप लोगों के मन में संशय है वो दूर करने की उनकी तरफ से कोशिश की गई। देश का प्रधानमंत्री खुद कदम उठाते हुए आप लोगों को समझाने की जब कोशिश कर रहा है, क्या उनके भरोसे पर भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा? क्यों? नहीं, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सरकार भरोसे के साथ चुनी गई है और एक मजबूत सरकार है। और जब मजबूत सरकार है तो हम ये चाहते हैं कि किसानों के हित में एक मजबूत निर्णय लिया जाए। लेकिन ये 3 बिल अगर कहीं ना कहीं खाई उन्होंने खोदी, खाई किसान ने नहीं खोदी। किसान तो पहले से भी बातचीत करने को तैयार है और किसान को पूरा भरोसा है। किसान को जो अभी ये बोल रहे थे कि अन्नदाता, जब अन्नदाता आप बोल रहे हैं तो आपको तो उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप अलग अलग तरीके से खाई खोदने का काम न करें, बल्कि उससे जुड़ने का काम करें। संवाद का मतलब यही है कि कम से कम उसकी समस्या को सुने, समस्या को सुनने के बाद उसकी क्या परेशानी है, क्या उसके अलग अलग दिक्कतें आ रही है, उनको उस पे विषय पे बात करके और जो उसकी मांग है उसको पूरा किया जाए। भाई यही तो मांग रहे हैं हम। विपिन जी, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है किसान संगठनों के अंदर, ये किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रखी है? यानी कि वो बस अपने आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, बातचीत पर या इस समस्या का समाधान निकालने की तरफ इन लोगों का कदम उस हिसाब से नहीं उठता नजर आ रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। यानी कि फॉर्मूले पर काम नहीं हो रहा है, बस आगे अब भारत बंद किया जाएगा, अब भूख हड़ताल की जाएगी, अगला कदम ये उठाया जाएगा, फिर उसके अगला कदम ये उठाया जाएगा। क्या सिर्फ इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो क्या कहीं पर पहुंचा जा सकेगा? देखिए शिल्पा जी, ऐसा है कि सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा, किसान देश का अन्नदाता है और वो बेवजह सड़कों पे नहीं बैठा। आंदोलन आज जो कर रहा है, किसान भोला भाला है और यहाँ पर किसी को भी हक नहीं बनता कि वो किसानों के कंधों पर अपनी राजनीति चमकाएं। लेकिन दुख होता है, देखिए मेरे को बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि हो वही रहा है और यहाँ पर किसान को कोई मतलब नहीं है। वो कोसों मील दूर है राजनीति से, वो सिर्फ अपने खेत दोबारा जाना चाहता है, अपने परिवार से दूर बैठा है इस समय। यहाँ संवेदना दिखानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। इससे पहले कि जो बाकी यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे हैं वो मेरे पे खुद पढ़े, मैं ये बात साफ करना चाहता हूं, कुछ की बात कर रहा हूं मैं और कुछ की तरफ इशारा कर रहा हूं
यहां पर आग में घी डालने का काम किसी को करना नहीं चाहिए। ये देश बड़े दंगे फसाद देख चुका है। देखिए, सरकार भी इसको हल्के में नहीं ले सकती, प्रशासन शासन, क्योंकि कारण यह है कि अगर आशंका जताई जा रही है ऐसा संशय है कि कोई हाईजैक कर सकता है भोले भाले किसानों के आंदोलन को, जो हक किसी को बनता नहीं है, तो वहां पर सचेत रहना है। क्योंकि हमारे देश ने बड़े दंगे देखे, दंगे फसाद 84 के, 2002 के, 2020 इस साल। मैं ये बोलना चाहूंगा, सिक्के के दो पहलू बन रही है और ज्यादा जिम्मेदारी बन रही है कि जल्द से जल्द इससे मैं वही उसी पे आना चाहता हूं, मैं उसी पे आना चाहता हूं, अनहोनी हो जाए। मैं उस पे एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं। देखिए, ये जब भी सरकार, कोई भी मुल्क की सरकार हो, वो जब नए कानून लेके आती है, उसके पीछे मंशा होती है कि सशक्त करा जाए, जिनके लिए भी, महिलाओं के लिए कानून है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, या यहाँ किसान भाइयों की जो बात चल रही है, तो वो रोल बैक करने के लिए नहीं लाती। यहां पर मुद्दा कहां पर वाद विवाद हुआ, वो वाद विवाद वहां पर उठा कि संशोधन करने की आवश्यकता है कि आप ये आश्वस्त कर दें किसान भाइयों को कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली और मंडियां नहीं हटाई जाएंगी। यहां पर वो मुद्दा था, लेकिन आज बात वहां पर आके रुक गई है कि रोलबैक की बात चल रही है कि आप ये काले कानूनों को वापस लें। तो यहां पर इससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई ना कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है। और यहां बेवजह, देखिए, जैसे मैंने बोला, बिल्कुल साफ रुख करा, जो मैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक समझ रखता हूं कि यहां पर किसान भोला भाला है, उसी तरह सरकार की भी मंशा यह है कि कैसे किसानों को सशक्त करा जाए। देश का प्रधानमंत्री आपने खुद बोला कि उन्होंने अपना रुख साफ करा। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी तो आ गए हैं, मैदान में कूद पड़े हैं। कमर अली जी, देश का भोला भाला किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, ऐसे में उनके इस आंदोलन को कहीं कोई हाईजैक ना कर ले, कहीं कोई उन्हें आउट ऑफ ट्रैक करके ना ले जाए, जिस तरीके से आप लोग आशंका भी जता रहे हैं, ऐसे में तो आप लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी फिर यही बनती है कि ऐसा मौका ही किसी को ना दिया जाए और जल्द से जल्द बातचीत के जरिए किसी भी तरीके से किसानों को मना लिया जाए, उन्हें उनके घरों को वापस लौटा दिया जाए। माननीय कृषि मंत्री साहब, माननीय गृह मंत्री जी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया, बैठकें हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है, निवेदन भी हो रहा है अन्नदाता से। आपने ये देखा कि कुछ लोगों ने वर्गलाया शुरू में कि मंडियां खत्म करी जा रही हैं। सबसे पहला काम विपक्ष ने ये किया कि मंडियां खत्म करी जा रही हैं। मंडियां कहीं नहीं खत्म हो रही हैं। किसान अन्नदाता है, था और रहेगा हमारी सरकार पे। हमने हमेशा ये कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, जिसने लूटा बराबर, मैं एक शब्द बड़ा कठोर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इस तरह करता नहीं हूं, किसान भाइयों को जो लूटा गया, 65 साल तक कांग्रेस ने लूटा, 15 साल तक समाजवादी सरकार ने लूटा, इस तरह से लूटने के बाद अन्नदाता को कर्जदार, भगवान को कर्जदार इन सरकारों ने बनाया, और बनाने के बाद ये झूठी हमदर्दी दिखाते, इनको शर्म नहीं आती है ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऐसी बातों को करके। देखिए, शर्म आना चाहिए कि जो अन्नदाता, जब मुल्क आजाद हुआ है, ये तो कोई भी अन्नदाता कर्जदार नहीं था कि कोई भी कर्जदार हो, आज उस अन्नदाता को इन लोगों ने कर्जदार बनाया है, रोड पे बैठाला है। इनको कहना चाहिए था कि कपिल जी, आपको क्या लगता है लोकसभा में अन्नदाता जब कर्जदार बनता चला गया, क्या क्या वजह और कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो पॉलिसीज बनी वो किसानों को वो लाभ नहीं दे पाई। और दूसरी बात यह भी है कि जब भारत जैसे जैसे समृद्ध होगा वैसे ही वैसे उनको सहूलियत दे सकेगा, चाहे बीमा की या अन्य चीजें। तो आप सन 1947 के भारत से आज की तुलना आप नहीं कर सकते। आज भारत ने जो अचीवमेंट किया है वो माननीय मोदी जी के समय से ही नहीं किया है। माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी का एक हमें संसद का वाकया याद आ रहा है कि उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा था, शायद ये सुन लें खान खोल करके, जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं भाजपा के, कि जो भी सरकारें थी उन्होंने पुरुषार्थ किया था और उनके पुरुषार्थ पर आप पानी मत फेरिए। समझ रहे हैं, देश आपने नहीं चलाया है। आज मंगल पर और चांद पर अगर देश पहुंच गया, प्रक्षेपास्त्र से टेक्नोलॉजी पहुंच गया, और आज जो हरित क्रांति देश के अंदर हुई है या दुग्ध क्रांति हुई है वो अद्वितीय है। ये भारत जब आजाद हुआ था हम लोग अमेरिका से नहीं, मैं बहुत बढ़िया इमरान भाई बहुत बढ़िया बात बोली कपिल जी। आज थोड़ा चेंज के हाथ उनका सौदा कर रहे हैं। कपिल जी एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूँ। आप व्यापारियों के हाथ किसानों का सौदा कर रहे हैं। आपको अभी फिलहाल एक बार फिर से चर्चा की तरफ लौटते हुए, यहाँ पर मंगल की बात हो रही है, यहाँ पर चांद पर जाने की बात हो रही है, लेकिन किसानों का मुद्दा यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा। और बात करते हैं मंगल पर जाने की, किसानों की चांद पर जाने की। ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है ना कि टेक्नोलॉजी के मामले में 21वीं सदी में सुपर पावर कंट्री बनने की तरफ हम लोग अग्रसर है, वो तो बहुत बात की बात है। पहले अपने अन्नदाताओं को तो संभाल ले, उन लोगों को कड़कड़ाती ठंड से उठाकर उनके घरों को तो लौटा दे।
विपिन जी मैं देखिए बोलना चाहूंगा, कपीश जी अभी बात कर रहे थे। शिल्पा जी, आप पहले सुन तो लीजिए। आप शिल्पा मेरा नाम जी, बोला जब गया, मैं बोलता हूं तो कुछ ना कुछ मुझे इंटरप्ट कर दिया जाता है। नहीं इंटरप्ट किया आपने, बात बोल दी, चर्चा में और भी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इससे पहले भी जब आया तो उस समय ब्रेक हो गया। अभी मैं पूरी बात कह नहीं पाता हूं, तब तक कोई ना कोई ब्रेक और उलझने मेरे सामने आ जाती है। ठीक है कपीश जी, जल्दी से मेरी पूरी बात तो हुई नहीं। आपको समय दे रही हूँ। अब विपिन जी से ही कहना चाहते हैं तो उन्हीं से कहला लीजिए। कपीश जी बोलिए, आपको पूरा समय मिल रहा है सर। शिल्पा जी, बहुत सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं। हाँ। सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं, वर्तमान समय में मोदी जी सरकार चल रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकारें जो की थी वो सामने है। अब आप उनका आड़ मत लीजिए। वर्तमान समय में किसान को आपने कहा था कि हम एमएसपी की कानून देंगे, तो क्यों कानून देने से पीछे हट रहे हैं? जब आप कॉन्ट्रैक्ट खेती उनको में लाना चाहते हैं तो आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, उनको कानूनी सुरक्षा दीजिए। क्यों नहीं देना चाहते? जब आप स्वयं ही कहते थे, सुषमा स्वराज जी जब स्वयं कहती थी, अरुण जेटली जी स्वर्गीय स्वयं कहते थे, इसी कांग्रेस का विरोध करते उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो छोटे वाले हैं इनको हटा करके बड़े वालों को लाया जाएगा और वो पूरा का पूरा किसान को खा जाएगा। हम तो कहते हैं इस बात की गारंटी दे दीजिए ना कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट खेती देने जा रहे हैं, इतनी सुरक्षा आप दीजिए हमारे किसानों को कि किसी भी हालत में उनके जो खेत हैं उनको जो है वो बंधक और बेचने का काम जो है वो नहीं होगा। दीजिए गारंटी, क्यों नहीं देना चाहते हैं? ठीक है विपिन शर्मा। हाँ, मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक आशंका जताई जा रही है वो तो बिल्कुल साफ है कि वो तो फसल को लेकर है, किसी की जमीन कहीं नहीं जाने वाली। और दूसरी बात, ये तो देखिए हर मंच पे बोला जा रहा है कि यहां पर अगर सरकार, मोदी सरकार ने पहल, फिर आप बीच में बोल रहे हैं भाई साहब, किसान जब एक मोदी सरकार ने एक पहल करी है, उन्होंने एक आश्वासन दिया है या एक सपना दिखाया है कि एक नई सुबह का आगाज होने वाला है, नए जो कृषि कानून आए हैं, तो यहां पर उनसे अपेक्षा यह भी करी जाती है जैसे एक चीज की पहल करी है वैसे जो प्रथा पहले नहीं रही। किसान नेता को किसानों के बीच यहाँ पर दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। ये किसान नेता कहते दिख रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसी से तो हमें असली आजादी मिलेगी। आखिरकार ये हो क्या रहा है? इसलिए तो बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि किसान संगठन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, क्या उन्हें खुद नहीं पता है? मैं इसमें चंद बातें बोलना चाहूंगा। देखिए कि मोदी सरकार या बाकी कुछ राजनीतिक दल आरोप लगाया करते थे यूपीए 1 और यूपीए 2 पर। वो बोला करते थे कि नीतियों का लकवा मार गया है, पॉलिसी पैरालिसिस, एक नया शब्द हमने सीख लिया था। यहां पर यह समझना पड़ेगा, एक तरफ नीतियों का अभाव या नीतियों का लकवा जो बोला जाता था और एक तरफ आप नई रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, वो अलग बात है। वो सिक्के का दूसरा पहलू है कि कितना अमल होता है, वो वक्त तय करेगा कि वहां पर। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि किसानों को अगर सशक्त करना है, एक नई सुबह का आगाज करना है, कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन महज बोलने से मोदी सरकार का काम नहीं चलने वाला। मोदी सरकार को आश्वस्त करना पड़ेगा लिखित तौर पे, चाहे अध्यादेश लाके या कुछ नया प्रावधान लेके आना पड़ेगा। ऐसे में दो धाड़ में आप लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं, कैसे फिर सरकार से लड़ाई लड़िएगा? जी, यहाँ पर कोई दो फाड़ नहीं है और किसान के साथ ही है। अब ये नहीं पता कि कौन लोग कहाँ कैसे तैयारी करके अलग अलग चीजों के माध्यम से वो बना रहे हैं। वो मैंने पहले बोल दिया था कि ये बदनामी का पूरा कहीं ना कहीं खेल चलाएंगे, इनकी पुरानी नीति है, ये चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पर जब किसान शुद्ध रूप से अपने फसल के भाव की बात कर रहा है, वो लिखित में गारंटी मांग रहा है, तो उस पर बात की जाए बजाय कि उसको कहीं और मोड़ के लिए जाए, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से किया जाए। जब देश का हर किसान अपनी फसल का भाव चाहता है, अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित रहना चाहता है, वो अपने बच्चों की शिक्षा वो अच्छे से करवाना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब उसको गारंटी मिलेगी उस भाव की। उसके बगैर तो कुछ भी आप कितना भी कर लो, कैसे भी वहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम जो बना रहे हैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, संवाद किया जाए, जो उसकी जरूरत है उस पर बात की जाए। लेकिन एक बात है शिल्पा जी यहाँ पर कि अहम की कि यहाँ पर सरकार को उसकी तरफ सोचनी कि अहम का मुद्दा बन गया। यहाँ पर किसानों का है। सही मामले में अगर सरकार जो है प्रतिबद्ध है किसान भाइयों की तरफ, तो उनको यहाँ पर ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे और दायित्व सरकार के कंधों पर है इस समय, क्योंकि इससे पहले की स्थिति बद से बदतर हो जाए और बिल्कुल बेकाबू हो जाए। यहाँ पर सरकार के दायित्व की बात हो रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, विपक्ष इसमें अपने दायित्व किस तरह से निभाता हुआ? और एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बार बार जिक्र हो रहा है, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, खासतौर पर पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पिछले 15 से 20 सालों से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो हो रही है। ऐसे में इस आंदोलन में सबसे पहले पंजाब के किसान ही कूदे थे, वही सबसे पहले फ्रंट फुट पर आए थे। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें अब क्यों आपत्ति आ गई? शिल्पा जी बहुत धन्यवाद, आप बड़ी जल्दी आई हमारे पास, कोई इशू नहीं है। देखिए 3-4 बातों को आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1 समझना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खाली पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पिछले 70 सालों से हो रही है।
गन्ने का किसान अगर कोई फार्मिंग करता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करता है, अपनी मिल वालों के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्थिति ये है कि आज उत्तर प्रदेश के किसान का 14,000 करोड़ रुपया उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ लिखा होता है कि अगर 14 दिन के अंदर मिल में गन्ना जाने के अगर आपने गन्ने का भुगतान नहीं किया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। पिछले 1.5 साल का भुगतान बाकी है शुगर मिलों के ऊपर। मुकेश जी यहां पर बैठे हैं, आप चाहें तो पूछ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक असलियत ये भी है। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो विरोध हो रहा है वो विरोध हो रहा है कि जब किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा, किसान जो है सीधे कोर्ट में नहीं जा सकता। आप खुद जानती हैं कि जब बड़े व्यापारी रहेंगे, एसडीएम की क्या हैसियत और क्या उसका हौसला रहेगा उनके सामने और उनके वकीलों के सामने, आपके सामने है कि वो फिर किसान को दबाने की बात करेगा और किसान कोर्ट में जा नहीं सकता आपके सामने। फिर ये लोग कहते हैं कि धारा 226 के अंतर्गत किसान जो है हाई कोर्ट जा सकता है। जिस आदमी को आप लोअर कोर्ट में 5 रुपए में जो काम हो जाएगा, हाई कोर्ट में उसके पास 2,500 रुपए की फीस कहां से होगी? सोचने की बात है। लोअर कोर्ट में तो किसान का बेटा वकील है, लेकिन हाई कोर्ट में तो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके बड़े बड़े लॉयर हैं। आप समझती हैं, आप तो स्वयं एक अच्छी प्रस्तोता हैं। तो आप इस चीज को समझिए। तीसरी बात आप समझिए कि आपने क्या कर दिया है। अरे बीच में मत बोलो। कौन बोल रहा है बीच में? सवाल नहीं पूछेंगे ये कौन बोल रहा है बीच में? आप ऐसे बोल रहे हैं। मैंने नहीं, ये कौन बेहुदा बीच में बोल रहा है? अरे कमाल है, आपने बोल दिया। ये कौन बेहुदा बीच में बोल रहा है शिल्पा जी? मैं बोल रहा हूं। वो बात कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल नहीं, ये बेहुदगी मैं किसी के बीच में बोला? नहीं, बेहुदगी का हाँ तो पूछे, इजाजत लेके पूछे, आपसे कहें। आप बेहुदा मत कीजिए, बीच में मत बोलिए, अपनी बारी पे बोलिए। सवाल आपको करना है तो उसके बाद कीजिए सवाल। क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल आपसे यह है सुरेंद्र, पहले आप सवाल कीजिए। सुन लीजिए, ऐसा है, पत्रकारों का हक बनता है सवाल पूछने का। हम तो आपके स्वर्णिम इतिहास को भी याद करते हैं। अरे पत्रकार आप कैसे, मैं जान चुका हूं। आप सवाल कीजिए, पहले सुन लीजिए बात। सवाल कीजिए। आप पूछना चाहता हूं, एपीएमसी कानून की जो बात करते हैं, जो ध्वस्त करने की बात करते थे, वो किसके संकल्प पत्र में था? या आप अपनी बात करिए कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पहले क्या उनकी प्रतिक्रिया थी इसको लेकर, और अगर संशोधन हो जाए कानून में तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे या रोलबैक की बात करेंगे? मेरा बस सरल सा सवाल है आपसे। दो बातें आपने पूछी जी। राजनीतिक विश्लेषक महोदय, पत्रकार महोदय, जो भी हैं आप, मैं नहीं जानता हूं, क्षमा चाहता हूं, आपको नहीं जानता हूं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने शिल्पा जी को पहली बार भी इसका जवाब दे दिया था, शायद आप आए नहीं थे। पहली चीज तो ये आंदोलन किसानों का है, कांग्रेस का नहीं है। संतुष्ट आपको कांग्रेस को नहीं करना है, किसान को करना है। किसान जैसे ही संतुष्ट होगा, हम हाथ जोड़ लेंगे किसान को भी, और आपको भी हम धन्यवाद देंगे। किसानों की संतुष्टि कीजिए, कांग्रेस की संतुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने प्रश्न पूछा कि हमारे संकल्प पत्र में क्या था, तो सुनिए, हम चुप हो जाते हैं भाई। आप शिल्पा जी बता दीजिए, हमने इनको बता दिया था पहले ही कि संकल्प पत्र में हमारे क्या था, हम चुप हो जाते हैं। संकल्प पत्र पर आप जवाब दे चुके हैं, ठीक है। ऐसे में कमर अली जी, किसानों की संतुष्टि कैसे होगी? शिल्पा जी कुछ जो है बहस के अदब और आदाब रखा कीजिए। कमर अली जी, और अगर आप पूरी बात नहीं करा सकती हैं तो बेहतर है कि कांग्रेस को आप बुलाया ना करें। आपको प्रॉपर समय दिया गया। अगर इस तरीके की आपका वो करना है कि आप लगातार 7:30 बजे से 8 बजे तक कांग्रेस को बैठाए हुए हैं और आप उनको बोलने नहीं देना चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि मैं एंकर की बड़ी इज्जत करता हूं। जब आप कहेंगी तब मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास सवाल कांग्रेस के लिए नहीं है तो निश्चित तौर पर हमें नमस्कार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि कांग्रेस को संतुष्ट क्यों करना है? यहाँ पर आप लोग प्रवक्ता की तरह बैठे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम सबसे सवाल पूछें। अरे भाई, ये फिर से यही बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या पत्रकार महोदय, मैं अपनी प्रस्तुता से बात कर रहा हूँ। कमर अली जी, जल्दी से जी, 10 सेकंड का समय आपके पास। देखिए, ये जो बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैं बोल लूँ अगर सुरेंद्र भाई आपकी इजाजत हो तो। इनको बैठाना थोड़ा सा कम कीजिए। सुरेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी के आपसे दरख्वास्त है सर। ठीक है, कमर अली जी, जल्दी से। सुरेंद्र भाई
सुरेंद्र भाई, इतनी मासूमियत से आप जवाब देते हैं, आपकी मासूमियत को सलाम। एक तरह पूछा से कहाँ किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ही हैं। इतनी मासूमियत से इनको आपने व्यक्तिगत जवाब जानना दिया है। अरे अंडर कवर एजेंट है, कपिल एजेंट जी। हो जाते तो कमर कमर भाई को अली जी, नहीं आप आना जल्दी से पड़ता, जवाब आप दे भी आ सकते हैं। जाते। किसान यहाँ पर इंतजार कर रहा है, किसान अरे आपको कपिल सुनना भाई, चाहता है। कपिल भाई, आप बोलिए। कांग्रेस और यही- सपा में उलझे हुए हैं। यही उत्तेजना अच्छी नहीं है भाई, उनके उत्तेजना विरोध की अच्छी भी तो नहीं है। चर्चा कर लो भैया। अरे और उत्तेजना- अपने वादे में उत्तेजना- वादा खिलाफी की भी तो बात कर लो भैया। अरे भाई, आप उत्तेजना क्यों इतनी नहीं अच्छी अपने मुनासिब वादा नहीं है खिलाफी कपिल की जी। बात करते हैं? कांग्रेस अगर कपिल कूदेगी जी। कुएं में तो आप मुकेश भी जी, कूदोगे। आपसे जानना या चाहूंगी, विपिन क्या जी भी आपको छलांग अब भी मारेंगे लग रहा उसी है में। कि आपको अभी भी कोई उम्मीदें बाकी बची हुई है? जी जिस तरीके से आप बता देख रहे हैं। जिस तरीके से सारी प्रवक्ता शिल्पा जी, जी मैं एक यहाँ पर बात का बातचीत जवाब दे दूं रख रहे कपिल हैं, भाई। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जब बातचीत में ही वो गुमराह कर रहे हैं। और ये सीधी सी बात है, इस ठंड में अगर किसान रोड पे बैठा है, और आज टिकैत जी को भी मैंने बातचीत में सुना आप है गुमराह कर यहाँ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पत्रकार पे, और उन्होंने विशेष बोला मत कि महोदय, हम आप पीछे जो नहीं भारतीय हटेंगे, जनता सरकार पार्टी के को ही अंडर पीछे कवर हटना एजेंट होगा, के रूप और हम में तो आते सरकार को हैं। भी पीछे सुरेंद्र नहीं हटाना जी, चाह रहे हैं। करके आइए कृपया अपनी और भाषा खुल पर करके गौर कीजिए। आपको सर, सब कुछ आप जिन मिलेगा। शब्दों का सर, इस्तेमाल आप कर बात रहे सुन हैं, जिस लीजिए। तरीके से एजेंट का जी, और अंडर बिल्कुल कवर मेरी एजेंट का कोई बात आप कोई बात भाषा कर रहे हैं। असभ्य नहीं है। सर, यहाँ पर राजनीति की बात जिससे नहीं हो रही है। पूछे वो यही बोलता है। आखिरकार इसी जिससे ट्रैक पर सवाल कहाँ पूछे जाती जाए। है? अंडर कवर एजेंट है, कांग्रेस जिससे के पास सवाल सिर्फ पूछे एक जाए यही- वो यही बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के अंडर कवर एजेंट है। आपके बोलने से क्या होगा? हम जनता के प्रति जिससे जवाब सवाल दे पूछे हैं। जाए वो आप यही लोगों को बोलेगा। जवाब देने यही से आरोप लगाता आप लोगों से सवाल करते हैं। मिर्जापुर में कि हमने आप लोग भाजपा बड़े को लगते पूछा हैं। नमक रोटी के मामले में जो मामला उजागर हुआ था, मुझे वहां पर पता सबको है मिर्चें आपने लगती है। क्या जिससे पूछा। सवाल पूछे हमें जाए। आपको आप संतुष्ट लोग नहीं चाहे करना। भाजपा हो, चाहे हम कांग्रेस जनता हो, के जो भी खिलाफ हो। जवाब देंगे। किसान हम हमें आज राजनीतिक जवाब देंगे, दल से जनता मतलब के नहीं प्रति है, है। हमें आम सुरेंद्र आदमी जी, से मतलब है। सुरेंद्र जी, उसके आप इस दर्द तरह को के- समझते हैं। मुझे आप दिख इस रहा तरह है के कितना शब्दों का मतलब इस्तेमाल आपको यहाँ है, पर इस कितना प्लेटफॉर्म नहीं। पर नहीं कर सकते हैं। अंडर कवर एजेंट कह देना, एंकर्स पर, पत्रकारों पर सवाल खड़े कर देना, क्या आपको लगता है बिल्कुल इससे समस्या undercover का समाधान agent हो कहूंगा, पाएगा? दोबारा आपको से लगता है कहूंगा। कि इस तरह से आप किसानों के प्रति अपने आप को बिल्कुल हितैषी दोबारा से साबित कर कहूंगा, पाएंगे? शिल्पा जी। बिल्कुल नहीं, शिल्पा कतई जी, नहीं। और सुरेंद्र जी, ऐसे मेरी शब्दों बात के का लिए जवाब यहाँ पर दे बिल्कुल दें। इजाजत शिल्पा नहीं जी, दे सकती हूँ। माफ कीजिएगा अरे शिल्पा सुरेंद्र जी, जी, माफ सुरेंद्र भाई, कीजिएगा मेरी बात सुरेंद्र का जवाब जी, दे आपको दीजिए। इजाजत नहीं होगी। चलिए, मेरे पास समय बस इतना ही था। बस इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। इस आंदोलन को आखिरकार आगे किस तरफ ले जाया जा रहा है, क्या इसे हाईजैक कर लिया गया है, क्या ये पिकनिक स्पॉट बन गया है, आखिरकार किसानों के बीच भी ये दो फाड़ क्यों देखने को मिल रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसे के बाद भी किसानों के बीच ये अविश्वास क्यों बना हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल जस का तस है, 14 तारीख को भूख हड़ताल हो जाएगी, भारत बंद पहले हो चुका है, अब आगे भूख हड़ताल। ऐसे में सरकार पर और कितना दबाव बनाया जाएगा और क्या उस दबाव का थोड़ा भी असर सरकार पर पड़ेगा? क्या सरकार बैकफुट पर आएगी या फिर किसानों को बैकफुट पर आना पड़ेगा? इसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।